जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे और 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान को लागू किया गया था। जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के पोर्शन से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में ये कंडीशन है कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से अब हम पढ़ रहे हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद यानी 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 30। ये जितना यहाँ पे लिखा हुआ है यही बहुत सफिशिएंट है समझने के लिए। इससे बाहर से यहाँ से आर्टिकल 30 से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए आर्टिकल 29 में हमने क्या पढ़ा था कि किसी से भी जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा स्कूल में बच्चे से, कि किसी को भी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि अगर कोई आपकी भाषा अलग है और आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने आते हैं तो आपको भाषा के आधार पे एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हमें तो अल्पसंख्यक वर्ग हैं और हमें अपने शिक्षा संस्थान खोलने हैं, तो वो भी प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है कि आपके साथ अल्पसंख्यक जो वर्ग है, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो लोग हैं, उनके साथ किसी भी शिक्षा संस्थान या संस्थान में कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 30 में उनको छूट दी गई है कि वो अपने पसंद के अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपने पसंद के संस्थान खोल सकते हैं। देखिए यही यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना। अब स्थापना नहीं, प्रशासन करने का भी अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया है? अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की। अगर कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग चाहे तो वो अपने पसंद के जो शिक्षण संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उनको खोल सकता है और उनको चला सकता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। अब देखिए अगर कोई शिक्षण संस्थान खोला गया तो उसकी जो जमीन है, अगर राज्य को आवश्यकता पड़ी तो राज्य किसी की भी जमीन ले सकता है। जैसे संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, अब वो एक कानूनी अधिकार है। लेकिन अगर सार्वजनिक हित में राज्य को कोई भी आवश्यकता पड़े तो राज्य किसी की भी जमीन ले सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रावधान किया गया है कि अगर कोई जमीन या कोई भूमि शिक्षा संस्थान जो माइनॉरिटी शिक्षा संस्थान है उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो अगर उसको अधिग्रहण किया जाएगा राज्य के द्वारा तो जो मुआवजा है, जो निर्धारित मुआवजा है वो दिया जाएगा। ठीक है। फिर क्या कहा गया है? राज्य किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कि मान लीजिए किसी अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति ने कोई शिक्षण संस्थान खोल लिया तो यह भी प्रावधान किया गया है कि उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो सुविधाएं औरों को मिलती हैं, जो लाभ औरों को मिलते हैं, उनको भी वही सेम लाभ दिए जाएंगे। अब देखिए जो व्यवस्था की गई है इसके तहत जो शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उनको 3 भाग में बांटा गया है। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए पहली तरह के तो वो है जिन्होंने राज्य से मान्यता भी ली है और सहायता यानी फंडिंग भी लेते हैं। मतलब जो राज्य से मान्यता भी लेते हैं और फंडिंग भी लेते हैं। अब जो दूसरी तरह के हैं वो क्या करते हैं? वो सिर्फ कहते हैं राज्य को, सरकार को कि आप हमें सिर्फ मान्यता दे दीजिए, पैसे की हमें आपसे आवश्यकता नहीं है, हमारे पास खुद का पैसा है, हम खुद मैनेज कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को। अब देखिए जो तीसरी तरह की है, ना तो वो मान्यता लेते सरकार से और न सहायता लेते। तो इनमें से ये जो पहली 2 तरह की हैं, इनमें सारे के सारे रूल और रेगुलेशन मान्य होते हैं इनको सरकार के। मतलब जो दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे जो रूल एंड रेगुलेशंस वैलिड होते हैं, लागू होते हैं, वही इनके ऊपर भी लागू होते हैं। लेकिन जिन्होंने राज्य से ना मान्यता ली है ना सहायता ली है तो उनके ऊपर रूल रेगुलेशन इतने ज्यादा नहीं लगते, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन जो सरकार निर्धारित करती है वो मान्य होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? अब देखिए, अब मैंने ना तो सरकार से कोई मान्यता ली और ना ही मैं वहां से कोई फंडिंग लेता, पैसा भी मेरे पास बहुत है, तो मैंने लोगों को, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और कोई शिक्षण संस्थान खोल लिया जहां से डॉक्टर बन के निकल रहे हैं। अब अगर मैं वहां पे जो अच्छी मतलब जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको नहीं मानूंगा, जो मतलब चीजें सही होनी चाहिए, पढ़ाने के जो तरीके होने चाहिए, किस तरह से वो आगे जाके समाज की सेवा करेंगे, भविष्य में जो डॉक्टर बनेंगे मेरे इंस्टीट्यूट से निकल के, तो उनको कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। ऐसे थोड़ी है मैं कि किसी को भी डिग्री बांट दूंगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशंस उनके लिए भी तय की जाते हैं, चाहे आपने मान्यता ली है, चाहे आपने सहायता ली है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें जो यहाँ से आर्टिकल 30 से रिलेटेड आपको पढ़नी आवश्यक हो जाती हैं, वो क्या है? अल्पसंख्यक जो शब्द है, मतलब जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक जो अपनी भाषा में। अब देखिए जो एक अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जो संख्या में कम है उनको हम बोलते हैं अल्पसंख्यक।
और जो संख्या में ज्यादा होते हैं उनको बोलते हैं बहुसंख्यक। तो जो अल्पसंख्यक है वो अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं ताकि जो उनकी शिक्षा है, उनकी जो भाषा है वो बनी रहे, वो लुप्त न हो जाए। ये प्रावधान भी आर्टिकल 30 के तहत ही आता है, यानी शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार जो मूल अधिकार है उसके तहत ही आता है। अब देखिए जो अल्पसंख्यक शब्द है मतलब जो माइनॉरिटीज वर्ड है, तो क्या संविधान में कहीं बताया गया है कि कौन अल्पसंख्यक है या कौन अल्पसंख्यक नहीं है? तो जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जो संविधान है, उसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि कौन अल्पसंख्यक है, मतलब अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो अब देखिए अल्पसंख्यक को जब संविधान परिभाषित नहीं करता तो अल्पसंख्यक को परिभाषित कौन करता है? जो केंद्र सरकार है वो अल्पसंख्यक को परिभाषित कर सकती है, और केंद्र के साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं वो भी अल्पसंख्यक को अपने अपने राज्य में परिभाषित कर सकती हैं। अब यहाँ पे केंद्र और राज्य का अलग अलग प्रावधान क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि मान लीजिए एक जैसे हमारे भारतीय देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, तो इसलिए राज्य सरकार जो है अपनी अलग से सूची में निकाल सकती है कि कौन उस राज्य में या कौन किसी विशेष स्थान पर अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक आते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा आर्टिकल 30। अगर आपको आज की वीडियो से आर्टिकल 30 समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ ही इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।